फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 फिजिक्स क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए, जैसे कि आपको पता है कि आज मैं आपके साथ में जनरल साइंस डिस्कस करने वाला हूं। तो जनरल साइंस का पिछले 2 हफ्ते से मैं आपके लिए बायोलॉजी लेके आ रहा था, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि है टॉप 10। ओके, तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो उनको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, यहाँ पे फ्रेंड्स 3 पैकेजेस है, बेसिक, प्रो और एडवांस। ओके, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है फ्रेंड्स, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, स्पेशली आपके एसएससी के लिए और हमने बैंकिंग के लिए भी डिज़ाइन किया है अलग से। तो आप अगर एसएससी के एस्पिरेंट है तो आप एसएससी के लिए परचेज कर सकते हैं, बैंकिंग के तो बैंकिंग कर सकते हैं। साथ में आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डेली वीडियो शेड्यूल है, जो कि आज फ्राइडे है तो मैं आपसे जनरल साइंस डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैंने आपसे बायोलॉजी करी थी 2 हफ्ते में, अभी मैं आपसे फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन। इन स्कूबा डाइविंग वाइल असेंडिंग टूवर्ड्स द वाटर सब्जेक्ट देयर इज अ डेंजर ऑफ बस्टिंग द लेग्स, इट इज बिकॉज। जब आप स्कूबा डाइविंग करते हो तो पानी की सतह की ऊपर और जाते समय फेफड़े के फटने का डर रहता है। ऐसा क्यों? जब भी आप अंदर जाएंगे स्कूबा डाइविंग करते हुए तो क्या होता है, आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका रीजन क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है वैसे तो, किस वजह से ऐसा होता है। ग्रामर लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम के विसरण के नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के नियम, या फिर हेनरी लॉ, हेनरी के नियम। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस है, तो किस रीजन की वजह से ऐसा है ये आपको बताना है। इन साइंटिस्ट ने ही इसका रीजन दिया था एक्चुअली। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी इसका सही आंसर है, बॉयल्स लॉ इसका सही आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, बॉयल्स लॉ में होता क्या है कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है एक्चुअली कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। तो जैसे ही आप पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होता रहेगा। ओके, प्रेशर कम होएगा और वॉल्यूम बढ़ता रहेगा एयर का। एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके लंग्स के अंदर भी एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा और उस टाइम पे लंग्स बस्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है, और साथ में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अब ये वॉल्यूम इतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा आपके लंग्स में कि लंग्स की इंजरी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, लंग्स के बस्ट होने के चांसेस है। अगर अपन टेक्निकली बॉयल्स लॉ को पढ़े, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो ये क्या कहता है कि ये एक आइडल गैस लॉ है, जो कि क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट प्रेशर के। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा वही ये चीज़ कहता है। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। साथ में ये एक बात और भी कहता है कि P1x1 इज इक्वल्स टू P2x2। ओके, साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, यही यहाँ पे मेजर कंसेप्ट है जिससे ये क्वेश्चन डिराइव हुआ है और इसका आंसर आया है। ठीक है, तो P1V1, इसको P1V1 कह सकते हैं अपन, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। The most familiar form of radiant energy in sunlight that causes tanning and has potential for causing melanoma in human is called। तो ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये चीज़ क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मोस्ट फैमिलियर फॉर्म है रेडिएंट एनर्जी की सनलाइट से जो निकलती है, ठीक है, जो कि आपकी टैनिंग कर देती है स्किन को, और मेलानोमा नाम का एक जो क्या है, एक फॉर्म होती है कैंसर की, स्किन कैंसर की, वो करने की पॉसिबिलिटी बढ़ाती है। तो वो कौन सी एनर्जी है? अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, पैराबैंगनी विकिरण, या फिर सूक्ष्म तरंग जैसे कि इंफ्रारेड, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन। ओके, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है जिससे टैनिंग होगी और मेलानोमा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर होने की और टैनिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आप अगर कभी गोवा गए हैं, नॉर्थ से साउथ में जाएंगे, साउथ से नॉर्थ में जाएंगे, तो टैनिंग होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है फ्रेंड्स? एक रेडिएशन ही है ये भी, जो कि सन प्रोड्यूस करता है और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज जैसे कि सोलारियम है, ये दोनों इनसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये मेजर कॉज है किसका? सनबर्न होने का, साथ में प्री मेच्योर एजिंग होना, आई का डैमेज होना, स्किन कैंसर होना। ठीक है, इन सब के मेजर कॉज है। हालांकि ये विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स भी है, विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन में ये काम आएगा आपके। ठीक है, और साथ में
यूवी लाइट की बात करें कि ईवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ स्टैंड करेगा, तो ये बिटवीन आता है किसके, विजिबल लाइट के और साथ में एक्स रे के, इन दोनों के बीच में है यूवी रेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 इंटू 10 की पावर 14 टू 3 इंटू 10 की पावर 16, ओके, साइकिल्स पर सेकेंड, और हर्ट्ज भी इसको अपन कहते हैं। और साथ में इसकी वेवलेंथ की बात करें तो 380 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यूवी के बारे में ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हु गेव द फर्स्ट एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी का प्रथम साक्ष्य किसने दिया था, पहली बार किसने बताया था, एडविन हबल ने, स्टीफन हॉकिंग ने, चंद्रशेखर ने, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ओके। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए आपका सही आंसर है। एडविन हबल वो पर्सन थे जिन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में कहा था। अब ये बिग बैंग थ्योरी है क्या, इट इज द प्रिवेलिंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल फॉर द यूनिवर्स। एक क्या है, कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है यूनिवर्स का, ठीक है, जिसमें अपन ये बात करेंगे कैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, इसका ये पता लगाने के लिए इस थ्योरी को बनाया गया है। एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना ये नहीं है बिग बैंग थ्योरी में, बहुत बच्चों को मिस कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना है आपको, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ ये बिग बैंग थ्योरी के अंदर है, और जबकि बहुत ज़्यादा डेंसिटी होने के बाद में, हाई टेम्परेचर होने के बाद में भी कैसे एक्सपेंशन हुआ ये है बिग बैंग थ्योरी के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्व आंतरिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे की चमकना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मृग तृणा का निर्माण, और इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है, ठीक है। एक तो डायमंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड शाइन करता है, और दूसरा मिराज, पानी दिखता है अपने को कई बार गर्मियों में रोड के ऊपर, जिसको अपन मिराज कहते हैं। तो ये दोनों का होने का रीज़न क्या है, ओके। और ये दोनों का होने का रीज़न टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है क्या, ये आपका सवाल है। तो फ्रेंड्स आपकी बात सही है, सी ही इसका आंसर है, ओके। जिन्होंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा वो सही इसको आंसर कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही रीज़न क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, डायमंड के शाइन होने का और फॉर्मेशन होने का मिराज का, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है, जब भी एक कोई रे, ठीक है, कोई प्रोपोगेटेड वेव स्ट्राइक करती है किसी भी मीडियम के ऊपर, किसी भी मीडियम के ऊपर स्ट्राइक करती है, ठीक है, किसी भी एंगल से जो कि लार्ज होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ये आपका क्रिटिकल एंगल है, इससे लार्ज होना चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल ज़्यादा होना चाहिए इससे, तो वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 2, ये ज़्यादा होना चाहिए। साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का लो होना चाहिए, नीचे वाली सरफेस का लो होना चाहिए। उस केस के अंदर क्या होता है, लाइट कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वो टकरा के वापस चली जाती है। तो टोटली इंटरनली क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो अपन इसको क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। और यहाँ पर 2 कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी होगी, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होना चाहिए अदर साइड ऑफ द बाउंड्री के, और साथ में जो इंसिडेंट वो है अपना, ठीक है, इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर होना चाहिए, इंसिडेंट जो एंगल है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, तब जाके लाइट कभी भी दूसरे मीडियम में पास नहीं होगी और होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये शायद मुझे ये लग रहा है कि कई सारे बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नहीं पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि दूसरी वाली साइड का लोअर होना चाहिए। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक वैल्यू है जो कि पहली बात तो डायमेंशनल लेस है, दूसरा C/V होती है। C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, और दूसरी जगह कितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें, मीडियम के अंदर। तो इन दोनों का रेशियो जब निकलता है तो अपन उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि पानी की बात करें तो पानी का कितना है, वाटर का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ठीक है, यानी कि लाइट जो ट्रैवल करेगी वैक्यूम के अंदर, ठीक है, वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी, 1.33 टाइम्स ट्रैवल करेगी किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट में, स्पीड ऑफ लाइट में, किसमें, जब होगा किसी दूसरे मीडियम के अंदर, ठीक है, या फिर वाटर के अंदर जब वो ट्रैवल करेगी, तो वैक्यूम के अंदर 1.33 ज़्यादा टाइम्स फास्टर करेगी। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग एनर्जी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करें,
ठीक है, तो आपके सामने कई सारी रेज हैं, उनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एनर्जी के हिसाब से डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स सही आंसर होगा ओके वो बी आपका सही आंसर होगा। अब ये गामा रेज है, एक्चुअली ये गामा रेज है, गामा, एक्स रे, यूवी रे और इंफ्रारेड। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग एनर्जी का। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये सभी फॉल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जैसे कि गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, और ये सभी किसी ना किसी सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज के थ्रू या करंट के थ्रू। ठीक है, इस वजह से ये प्रोड्यूस होती है। अब डिफरेंट के कई सारे डिफरेंट इसके यूजफुलनेस होती है। जैसे कि अगर अपन गामा रेज की बात करें सबसे पहले, जो कि सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पे अभी जो अपन ने ऑप्शन देखा सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी में थी। ठीक है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है? डिके होने की वजह से, एक्साइटेड न्यूक्लियस के, किसके? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। जब डिके होता है कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तब ये प्रोड्यूस होती है। और ये पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा है, और कई सारे मतलब सेवरल सेंटीमीटर जो लेड का होता है उसमें भी पेनिट्रेट कर जाती है और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। ओके, साथ में अगर उसके बाद बात करें एक्सरे की, और एक्सरे भी कुछ चीज़ों को तो पेनिट्रेट कर जाती है, जैसे कि फैट है, मसल है, इनको तो पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। इसीलिए ये मेडिसिन के अंदर यूज़ में ली जाती है। जब छोटी मोटी आपकी लगती है तो अपन एक्सरे करवा लेते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि फैट और मसल सेल इन सबको ये पेनिट्रेट कर देती है। ओके, अल्ट्रावायलेट की बात करें अगर, यूवी लाइट की, तो जो अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, सनबर्न होता है, इससे स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, ओजोन लेयर ऑब्जर्व कर लेती है, जो कि इनकमिंग यूवी लाइट होती है सन के द्वारा। इंफ्रारेड की बात करें, ये सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं अपने आसपास रूम टेम्परेचर के ऊपर, वहाँ से निकलती है, इमिट होती है, स्पेशली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। किस फॉर्म के अंदर होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन की फॉर्म में होती है। ओके, साथ में अगर दो और बता रहा हूँ मैं आपको, माइक्रोवेव, जो कि एक्साइटेशन जब होता है माइक्रोवेव्स का, जो कि मॉलिक्यूल्स को, वाटर को गर्म कर देती है, जो कि अपन माइक्रोवेव ओवन के अंदर काम में लेते हैं, वो माइक्रोवेव्स होती है। वैसे रेडियो वेव्स होती है जो कि प्रोड्यूस होती है अल्टरनेटिंग करंट से, किसके? एलसी सर्किट के अल्टरनेटिंग करंट से, रेडियो वेव्स। ओके, तब क्या होगा? रेडियो वेव्स में प्रोड्यूस कैसे होगी? अल्टरनेटिंग करंट से होगी एलसी सर्किट के, और ये इन्फॉर्मेशन पास करने के काम में आती है मॉड्यूलेशन के थ्रू, रेडियो, टेलीविजन, सेलफोन के थ्रू। ओके, तो ये सारे डिफरेंट रेज हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज, ब्लैक बोर्ड काला दिखाई देता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि ब्लैक बोर्ड जो होता है वो काला क्यों दिखाई देता है। रिफ्लेक्ट करता है वो हर कलर को, किसी भी रंगों को परावर्तित कर देता है, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, किसी भी रंगों को परावर्तित नहीं कर पाता है। ऑब्जर्व ब्लैक कलर, काले रंग को अवशोषित कर लेता है, और रिफ्लेक्ट ब्लैक कलर, काले रंग को परावर्तित कर देता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको आपका सही आंसर जो है वो बी आपका सही आंसर, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है ये कलर। एक्चुअली फ्रेंड जो ब्लैक बोर्ड होता है इसके पास सारे ही कलर होते हैं। ओके, इन लाइट और वाइट लाइट, तो इसके पास में सारे ही कलर होते हैं। तो जब भी इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो सभी कलर को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कलर अवेलेबल हैं। अब सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेगा तो कोई भी लाइट क्या होगी? नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, कोई भी लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक वो अपने को कैसे दिखाई देगा? ब्लैक नजर आएगा। ओके, तो इस वजह से क्या होता है? अपने को ब्लैक बोर्ड ब्लैक नजर आता है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूनिट ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई है? जैसे कि पहला ऑप्शन है कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रिक वोल्ट, ओके, फिर वॉट। तो आपके सामने फ्रेंड 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है ओके कि कौन सा यूनिट है एनर्जी की। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही यूनिट है एनर्जी की। दूसरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर केवल फोर्थ है यूनिट किसकी? एनर्जी की। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है डी। ओके, फोर्थ आपका सही आंसर है, यानी कि जो आपका आंसर है वो है सेकंड। जूल ही क्या है? यूनिट है किसकी? एनर्जी की। ओके, सो फ्रेंड्स अगर कैलोरी की बात करें तो ये हीट की है, ये वॉट पावर है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर अपन बात करते हैं कि 1 जूल होता क्या है, कि ये किसका होता है? ये इक्वल होता है फोर्स के। फोर्स कितना? 1 न्यूटन अगर आप फोर्स लगाओगे जो एक्ट करेगा किसके ऊपर? 1 मीटर के ऊपर। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 1 जूल एनर्जी लगाई गई है। ठीक है, वॉट क्या है? पावर है वॉट तो। ठीक है, किसकी? जूल की। पावर ऑफ ए जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, पावर ऑफ ए
जूल ऑफ ए एनर्जी पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो कि आपको लगे कि वॉट भी होना चाहिए इसका, लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ जूल ही आएगा, ठीक है, इसका आंसर, क्योंकि जो परफेक्टली अगर अपन बात करें तो जूल ही है। उसके बाद में पावर क्या है, पावर तो क्या है, जूल है, ठीक है, जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड है। पावर को अपन कैसे डिराइव करते हैं, C इंटू आई से भी करते हैं, यानी करंट इंटू वोल्टेज, जिसको अपन P इक्वल्स टू आई इंटू वी भी कहते हैं। ओके, एक वॉट क्या होता है, पावर होती है, जो कि 1 एम्पियर अगर 1 वोल्ट के थ्रू फ्लो करेगा तो उसको अपन कहेंगे 1 वॉट, और 1 वॉट में कितने 1000 वॉट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या आंसर क्या है, डी। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एनर्जी रिलीज बाय स्टार। तो तारों द्वारा ऊर्जा छोड़ने का क्या कारण है, फिजन, फ्यूजन, ओके, विखंडन, संलग्न, रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, या फिर ग्रेविटेशनल कोलैप्स, गुणवर्तीय निपात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है बी। ओके, आपका आंसर है बी। तो बी यानी कि फ्यूजन की वजह से होता है, क्या होता है कि रिलीज होती है एनर्जी स्टार्स के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है कि फ्यूजन के अंदर होता क्या है, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में फ्रेंड्स एक्चुअली फ्यूजन जो प्रोसेस है उसमें स्प्लिट होती है, ओके, ब्रेक होते हैं पार्ट्स। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, जो रिलीज करता है हीट बाय स्प्लिटिंग एटम्स। और ये जो सरप्राइज जो डिस्कवरी हुई थी, और इसके बाद में क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया था कि एक मास है और वो एनर्जी में तब्दील हो सकता है। उसी के बाद में 1939 के समवेयर फर्मी, ओके, फर्मी थे, एरिको फर्मी, उन्होंने बिल्ड किया था पहला न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन के साथ में, ठीक है। उसके बाद में फिर फ्यूजन की बात चली, अगर फ्यूजन की अगर अपन देखें, ओके, और अगर अपन फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन क्या होता है, मर्ज करना होता है, यानी कि एक के अंदर कई सारी, ठीक है, कई सारे एटम्स मिलके उसको बना रहे हैं, मर्जिंग ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स इनटू अ यूनिफाइड होल, उसको अपन कहते हैं फ्यूजन। ओके, इसमें क्या होती है, यूनियन होती है एटॉमिक न्यूक्लियाई के टू फॉर्म में हैवियर न्यूक्ली, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कई सारी एनर्जी रिलीज होती है जब कई सारे न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई इसके अंदर आके यूनियन बनाते हैं। ओके, और होता क्या है कि फ्यूजन कैसे टेक प्लेस होता है कि जब टू लो मास आइसोटोप्स, टिपिकली आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यूनाइट होते हैं कंडीशन के अंदर एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर। ओके, और फ्यूजन की वजह से ही क्या होती है, पावर मिलती है किसको, सन को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आपका यहाँ पे आंसर है वो है बी। देखते हैं 9th क्वेश्चन, द इम्प्योरिटी एटम विच प्योर सिलिकॉन शुड बी डोप टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर दोज ऑफ। तो कौन सा ऐसा इम्प्योरिटी एटम है जो कि अपन प्योर सिलिकॉन के साथ में डोप करते हैं और बनाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन युक्त अशुद्ध अणु में क्या मिलाया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है फॉस्फोरस, फिर बोरोन, फिर एंटीमोनी, फिर साथ में आर्सेनिक। ओके, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। और साथ में फ्रेंड्स पी टाइप सेमीकंडक्टर तो एक सेमीकंडक्टर है जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं हाफवे होते हैं। ओके, जो ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, कैरी नहीं कर पाते हैं, और हाईली रेसिस्टेंट भी होते हैं उसके। ओके, मतलब यानी कि इतनी ज़्यादा रेसिस्ट भी नहीं कर पाते हैं उन कंडीशन के अंदर। और साथ में ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट आपको फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना पड़ेगा, और अगर मूव करवाना है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, ठीक है। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके पास ज़्यादा होल होते हैं देन इलेक्ट्रॉन्स, और इसी की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है मटेरियल के अंदर होल टू होल, लेकिन सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। और सेमीकंडक्टर्स किससे, सिलिकॉन से ही बनते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, सिलिकॉन एलिमेंट के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर शेल के अंदर, ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन के 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बाहरी साइड के अंदर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको बनाना तो एक्स्ट्रा मटेरियल लाइक बोरोन या फिर एल्यूमिनियम। ओके, बोरोन और एल्यूमिनियम ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये ऐड करने पड़ते हैं आपको सिलिकॉन के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा हेल्प मिलती है उसको, होल क्रिएट होते हैं और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आपका जो आंसर है वो है बी, बोरोन आपका आंसर है। बोरोन किसके साथ में डोप करोगे, सिलिकॉन के साथ में, बोरोन और एल्यूमिनियम। वैसे जो मेजरली जो स्टोरी है वो इतनी यहीं पे रिवॉल्व होती है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं या दोनों साइड में। पहला तो सवाल ये पूछा जाता है, उसके बाद में पूछा जाता है कि किस से बनते हैं, तो ये सिलिकॉन से बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ पे बनता है वो है कि कौन सा इम्प्योरिटी आइटम है जो कि प्योर सिलिकॉन के साथ में अपन डोप करवाते हैं, वो कौन सा होता है, बोरोन या फिर एल्यूमिनियम। ओके, तो ये 3 तरीके के सवाल ये मेजरली जो कि आपको ध्यान रखने हैं इस स्टोरी के अंदर। देखते हैं आज का लास्ट सवाल, ऑप्टिकल फाइबर मेनली यूज इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु की
जिसका प्रयोग मुख्य संचार में किया जाता है आधारित होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर है जो कम्युनिकेशन बेस्ड में काम में लिया जाता है। किसके ऊपर बेस्ड है? अल्प अवशोषण गुणांक पे, लेस ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट पे, अल्प प्रकीर्णीय लेस स्केटरिंग के ऊपर, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर अपरिवर्तन रिफ्रैक्शन के ऊपर है। ओके, तो ये आपके सामने ऑप्शंस है और यहाँ पे जो सही ऑप्शंस है वो सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है ये। ओके, जो कि अपन ने शुरू में पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा बच्चों को शायद इसमें भी कन्फ्यूज़न होगा ये होती क्या है। ये एक बहुत ही फ्लैक्सीबल ट्रांसपेरेंट एक फाइबर होता है, ओके, जो कि सिलिका से बनता है, प्लास्टिक से बनता है, जिसका डायमीटर है ना अपने ह्यूमन हेयर से थोड़ा ही ज़्यादा थिक होता है। ओके, और ये ज़्यादातर जो है ना लाइट ट्रांसमिट करने के काम में आते हैं दो एंड की तरफ, और जो अभी यूज़ आते हैं वो मेजरली कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ आते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आपको करना है, हाई बैंडविड्थ रखनी है, ओके, तो वायर केबल वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं जितना ऑप्टिकल केबल प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसी वजह से फाइबर्स यूज़ होने लगे हैं मेटल वायर्स की वजह से, बिकॉज ये सिग्नल ट्रांसफॉर्म ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंट जो लॉसेस होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू द मेटल वायर्स। ओके, और साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वहाँ से भी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यून होते हैं ये, तो इस वजह से भी ये काम में लिए जाने लगे। सो फ्रेंड्स, ये आज के इंपॉर्टेंट अपने टॉप 10 फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो अपन ने डिस्कस करे। ये आपके आने वाले पेपर में बहुत काम आने वाली है नॉलेज। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कैसा लगा आपका ये आज का वीडियो। और साथ में फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में GK24 ऐप भी आप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के साथ में कई सारे डिफरेंट वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।